एक समय की बात है। एक दूर दराज के गांव में गोविंदपुर में सुमित नाम का एक जवान लड़का रहता था। सुमित के परिवार की जिंदगी पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करती थी। उनके घर की दीवारों में सिर्फ धूल और सूखी दरारें थीं। उसके बूढ़े माता पिता, जिनकी आंखें अब केवल अपने बेटे की चिंता और लाचारी से भरी थीं। उसकी पत्नी अनुराधा, जो रोज टूटे हुए बर्तनों में पानी की कुछ बूंदें भरने की कोशिश करती और चुपचाप आंसू बहाती थी, और उसकी छोटी बेटी रिया, जिसकी मासूम हंसी अक्सर प्यास और निराशा के बोझ तले दब जाती थी। इन सब की जिम्मेदारी सिर्फ सुमित के कंधों पर थी। किस्मत ने तो जैसे उसके हाथों में सिर्फ सूखापन ही रखा था। उनके पास अपना कोई कुआं नहीं था। वे गांव के अमीर जमींदार सेठ धनराज के कुएं से पानी भरते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता था। ए जी, कुएं का पानी भी खत्म होने वाला है। अब ना जाने आने वाला महीना कैसे कटेगा। अनुराधा, तुम चिंता मत करो। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपने परिवार को कभी प्यासा नहीं रहने दूंगा। बेटा, तू दिन रात मेहनत करता है, पर शायद हमारी किस्मत में पानी नहीं लिखा। बाबा, यह सूखा हमारा दुश्मन है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था। सुमित रोज की तरह उस दिन भी पानी की तलाश में गांव के बाहर चला गया। वह पैदल चलते चलते एक पुराने कुएं के पास पहुंचा, जो बरसों से सूख चुका था। उसने कुएं में झांक कर देखा और निराशा से सिर झुका लिया। अगर इस कुएं में पानी मिल गया तो शायद रिया अब प्यासी नहीं सोएगी। माँ बाबा को भी पानी मिल पाएगा। अनुराधा भी चैन से मुस्कुरा पाएगी। बस भगवान, तू साथ देना। अचानक उसे कुएं के भीतर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। उसे एक बड़ा पत्थर दिखा, जो कुएं के स्रोत को रोक रहा था। एक पल में सुमित के दिमाग में यह बात आई कि अगर वह इस पत्थर को हटा दे तो शायद पानी का स्रोत फिर से खुल जाएगा। अगले ही पल वह कुएं के अंदर चला गया और पत्थर को धक्का देने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने पत्थर को एक तरफ धकेल दिया। तभी कुएं में से पानी की एक तेज धार निकलती है और अगले ही क्षण कुआं पानी से भर जाता है। सुमित की सांसें वहीं पर थम गई। वह डर गया, कहीं उसकी जान न चली जाए। वह किसी तरह कुएं से बाहर आया। पानी अब कुएं के ऊपर बहने लगा था। तभी उसी समय गांव का एक आदमी अपनी भेड़ों को लेकर वहां से गुजर रहा था। उसने कुएं में पानी देखा, घबराकर पूरे गांव में दौड़ते हुए चिल्लाने लगा, अरे गांव वालों, देखो जरा, सुमित ने सूखे कुएं में पानी निकाल दिया। आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सबके चेहरों पर खुशी और उम्मीद थी। कुछ देर बाद सुमित के घर गांव वाले इकट्ठा हो गए। सुमित अपनी बेटी रिया को पानी पिला रहा था। उसकी पत्नी अनुराधा उसे देखकर रो रही थी। गांव की कुछ औरतें उन्हें बधाई दे रही थीं। हे भगवान, आपने हमारे बच्चे को जीवन दान दिया। हाय रे मेरी किस्मत, अब हम प्यासे नहीं रहेंगे। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुमित के कंधों पर थी। लेकिन अभी तो परिवार इस खुशी से उभरा भी न था कि तभी गांव का सेठ धनराज उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। सुमित, तुम्हारे कुएं का पानी मेरे कुएं के नीचे से जाता है। यह पानी मेरा है और तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे पैसा देना होगा। अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें और पूरे गांव को कुएं से पानी नहीं भरने दूंगा। सेठ जी, यह पानी तो भगवान का दिया हुआ है। इस पर किसी एक का हक नहीं है। अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो फिर मेरे पास आ जाना। सेठ धनराज, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान। तुम अपना पानी अपने पास रखो। सुमित अपने बूढ़े सास ससुर और छोटी बेटी रिया का हाथ थामे टूटे हुए दिल के साथ कुएं से निकल पड़ा। गर्मी अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान जैसे उसके दर्द को और गहरा करने के लिए तप रहा था। गांव वाले खड़े सब देख रहे थे।
मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर मदद करे। सुमित नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है। बस सब कुछ अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। चारों लोग पानी की तलाश में गांव से बाहर निकल जाते हैं। गर्मी की तपिश उनके थके चेहरों पर गिरती है। माँ, मैं प्यासी हूँ, अब एक कदम नहीं चल पा रही हूँ। मुझसे अब प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। थोड़ा सा कुछ पानी पिला दो ना। अनुराधा, हम लोग तो प्यासे रह लेंगे, लेकिन तुम रिया को देखो, प्यास के मारे इसकी कैसी हालत बिगड़ रही है। सुमित चुपचाप सब सहता है, लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी रुकता है और कहता है, हाँ बेटी, किसी से पानी मांगकर पिला दो रिया को। रास्ते में चलते चलते आगे एक बावड़ी दिखती है। सुमित उस बावड़ी के पास जाता है और रिया के लिए एक लोटा पानी मांगता है। काका, मेरी मदद करो, मेरी बच्ची सुबह से कुछ नहीं पी है, क्या आप उसे एक लोटा पानी दे दोगे? हाँ, क्यों नहीं, पर एक लोटा पानी का दाम 10 रुपए है। काका, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, एक लोटा पानी दे दो ना काका, मेरी बच्ची प्यास से चल नहीं पा रही है। चल जा यहाँ से, बिना पैसे के तो यहाँ पानी तक नहीं देते लोग, और तुम पानी मांगने चले हो। फिर आंखों में आंसू लिए सुमित और रिया आगे चलने लगते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। काफी देर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। भीतर दिया जल रहा था और अंदर एक साधु बाबा ध्यान मग्न बैठे थे। सुमित झिझकते हुए कुटिया के दरवाजे पर खड़ा होता है। साधु बाबा की नजर उस पर और उसके परिवार पर पड़ती है। बेटा, इतनी तेज गर्मी में तुम लोग कहाँ भटक रहे हो? छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता के साथ, बताओ क्या बात है? सुमित रोते हुए अपने आंचल से पसीना पोंछता है और पूरी कहानी सुना देता है। बाबा गहरी सांस लेकर आंखें मूंद लेते हैं। हाय रे किस्मत, सचमुच गरीब की जिंदगी हर मोड़ पर परीक्षा लेती है। बेटा, इस वक्त बाहर भटकने से अच्छा है कि तुम लोग मेरी कुटिया में रहो। जब तक गर्मी है, यही तुम्हारा सहारा है। सुमित और उसका परिवार साधु बाबा की झोपड़ी में आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, मगर अब सुमित को चिंता सताने लगी। आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? बच्चों और सास ससुर की प्यास कैसे बुझेगी? बेटा सुमित, जब इंसान पर मुसीबत आती है तो उसे भटकना नहीं चाहिए। उसे अपने पैरों पर खड़े होने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तुम क्यों नहीं पानी का कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर लेते? बाबा, कारोबार करने के लिए भी हाथ में पैसे होने चाहिए। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये लो बेटा, ये थोड़े से पैसे हैं, इससे तुम अपनी मेहनत से कुछ शुरू करो। जब तक तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल पड़ता, तुम लोग यही मेरी कुटिया में रह सकते हो। भगवान पर विश्वास रखो और अपने हाथों की मेहनत पर भरोसा। सुमित की आंखों में एक नई चमक आती है। वह बाबा के चरण पकड़ लेता है। बाबा, आपने आज हमें सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, बल्कि जीने की एक नई उम्मीद दी है। लेकिन बताइए, मैं कौन सा काम कर सकता हूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बेटा, गर्मी का मौसम है। इस समय गांव में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है ठंडा शरबत। तुम शरबत का कारोबार शुरू करो। यकीन मानो, गर्मी में लोग खुद तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। सुमित की आंखों में एक नई उम्मीद जग चुकी थी। अगले दिन वह बाजार से नींबू, शक्कर और बर्फ का सामान ले आया ताकि गर्मी में शरबत का धंधा शुरू कर सके। प्यास से टूटे इस आदमी ने तय कर लिया था कि अब वह अपनी किस्मत खुद बनाएगा। दूसरे ही दिन सुमित ने बाबा के आशीर्वाद और अपनी हिम्मत से
शरबत बनाकर गांव में बेचने का फैसला किया। एक छोटे से घड़े में ठंडा शरबत और नींबू की शिकंजी रखी और निकल पड़ा अपनी रोजी रोटी की तलाश में। सुमित गांव की गलियों में आवाज लगाता है, शरबत ले लो, ठंडा ठंडा शरबत ले लो, गर्मी से राहत के लिए शरबत ले लो। गांव वाले पहले मजाक उड़ाते हैं, अरे सुमित शरबत बेचेगा, अब कोई नहीं खरीदेगा तेरे शरबत को। सुमित चुपचाप सब सहता है, लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी रुकता है और शरबत पीकर कहता है, वाह सुमित, तेरा शरबत तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। ठंडा और नींबू का स्वाद तो लाजवाब है। उसकी तारीफ सुनकर पास खड़े और लोग भी खींचे चले आते हैं। धीरे धीरे लोग पैसे देकर शरबत खरीदने लगते हैं। उस दिन सुमित की मेहनत रंग लाई। सारा शरबत बिक गया और पहले ही दिन उसने अच्छी खासी कमाई कर ली। सुमित पैसे गिनता है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर मुस्कान है। हे भगवान, मेरी मेहनत ने रंग दिखाया। अब इन पैसों से मैं सबसे पहले अपने गांव में एक कुआं खुदवाऊंगा, ताकि कोई और कभी प्यासा न रहे। अगले ही दिन सुमित सीधा सेठ धनराज के हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। सेठ जी, यह लीजिए, मैं आपको आपका पैसा नहीं दे रहा हूं, बल्कि आपके दिए गए पैसे से मैंने एक कुआं खुदवा लिया है। यह कैसे हो सकता है? यह आदमी तो सारे पैसे लौटा रहा है। एक गरीब आदमी इतनी जल्दी इतने पैसे कैसे कमा सकता है? अब सेठ धनराज के दिल में ईर्ष्या और जलन की भावना हो गई और इधर सुमित अपने पूरे परिवार को लेकर गांव के नए कुएं के पास आ जाता है। अगले दिन सेठ धनराज ने अपने कुछ आदमियों को सुमित के घर के आसपास निगरानी के लिए लगा दिया, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर सुमित इतना पैसा कमा कैसे रहा है। सुमित शरबत बनाकर रोज की तरह गांव निकल आता है। सेठ के आदमी उसका पीछा करते हैं और जाकर सेठ को खबर देते हैं, सेठ जी, सुमित शरबत बेचने का धंधा कर रहा है। लोग उसके शरबत की तारीफ कर रहे हैं और जमकर खरीद रहे हैं। सेठ की आंखों में गुस्सा और जलन भड़क उठती है। वह आदमियों के कान में कुछ फुसफुसाता है। शाम हो चुकी थी। सुमित थका हारा लेकिन खुश मन से शरबत बेचकर घर लौट रहा था। तभी अचानक जोरदार आंधी और धूल भरी आ गई। वह एक पेड़ के पास जाकर छिप गया, लेकिन इसी बीच सेठ के गुंडे वहां आ धमके, अरे सुमित, सुना है आज तेरा धंधा बड़ा अच्छा चला, जरा हमें भी शरबत छकने दे। भाई, शरबत तो अब सब खत्म हो गए, कल सुबह फिर बना दूंगा। अच्छा, शरबत तो खत्म हो गए, मतलब जेब तो तेरी पैसों से भर गई होगी। चल निकाल पोटली। यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे किसी को ऐसे नहीं दूंगा। गुंडे एक दूसरे को देखते हैं और अचानक सुमित के हाथ से पैसों की पोटली छीन लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सुमित स्तब्ध रह जाता है। आंखों से आंसू धूल में मिल जाते हैं। उस रात सुमित भारी मन से घर लौटा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपना दर्द अपने दिल में दबा लिया और तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। सूरज की पहली किरणों के साथ सुमित फिर उठता है। आंसू अभी भी सूखे नहीं थे, मगर हिम्मत हारना उसके बस की बात नहीं थी। उसने फिर से शरबत बनाया और गांव की तरफ बढ़ा। तभी अचानक सेठ के गुंडे उसके सामने आकर घड़ा गिरा देते हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अरे आदमी, काम छोड़ दे, नहीं तो गांव को छोड़ दे। दोनों में से क्या करेगा, जल्दी बता। ना मैं काम छोड़ूंगा, ना गांव छोड़कर जाऊंगा। चाहे जितनी बार घड़ा गिराओ, मैं फिर से उठाऊंगा। गुंडे उसे धक्का देते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। सुमित अपना घड़ा उठाकर घर की तरफ जाने लगता है। तभी वह देखता है कि सेठ धनराज उन गुंडों को पैसे दे रहा होता है। तब वह समझ जाता है कि यह सब सेठ धनराज का ही काम है। अब सहा नहीं जाता। यह सेठ तो हमें जीने नहीं देगा।
मुझे कोई उपाय सोचना ही होगा। मैं पुलिस थाने जा रहा हूँ। बेटा, पहले बता तो दे कि क्या किया है सेठ धनराज ने। सुमित अपने बूढ़े सास ससुर को सारी घटना बता देता है। फिर उनके ससुर जी कहते हैं, बेटा, सेठ धनराज बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। डर लगता है कहीं वो लोग और न बिगड़ जाएं। डरने से कुछ नहीं होगा बाबा। अगर आज आवाज नहीं उठाई तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी यूं ही दबकर जिएगी। सुमित पुलिस थाने पहुंचता है। वहां पहुंचकर सेठ और उनके आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है। तुम चिंता मत करो सुमित, हम उन बदमाशों को पकड़कर ले आएंगे। थोड़ी देर बाद पुलिस गांव में जाकर सेठ के गुंडों को पकड़कर पुलिस थाने लेकर आ जाते हैं। लेकिन शाम को सेठ धनराज पुलिस थाने में पहुंचा और रिश्वत देकर अपने गुंडों को छुड़ा लाता है। सुमित को यह खबर मिलती है तो यह खेल है, रिश्वत देकर सबको खरीद लेता है। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब मुझे चालाकी से कुछ ऐसा करना होगा कि पुलिस भी मजबूर होकर सेठ और उसके आदमियों को दोबारा पकड़ ले और इस बार छुड़ा ना पाए। उस रात सुमित बहुत देर तक सोचता रहा। फिर अचानक उसे एक उपाय सूझा। बाबूजी, यह सेठ पैसे के बल पर सबको खरीद लेता है, लेकिन सच और मेहनत को कोई नहीं खरीद सकता। अब समय आ गया है कि इसे इसके कर्मों का फल मिले। अगली सुबह सुमित ने गांव के एक व्यापारी से मिलकर चाल चली। उसने अफवाह फैला दी कि शहर का बड़ा पानी का व्यापारी उसके कुएं के पानी को लाखों में खरीदने वाला है। यह खबर जैसे ही सेठ तक पहुंची, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर यह सौदा सच हो गया तो सुमित अमीर हो जाएगा और मेरी हार हो जाएगी। इससे पहले कि ऐसा हो, हमें उस व्यापारी को पकड़कर सौदा अपने नाम करना होगा। ध्यान से सुनो, जैसे ही वह व्यापारी आए, उसे सीधा मेरा संपर्क कराना। मैं उसे 2 गुना दाम दूंगा ताकि वह सुमित से सौदा ही न करे। असल में पानी का व्यापारी कोई और नहीं बल्कि एक गुप्त सरकारी अफसर था, जिसे सुमित ने खुद बुलाया था। उस अफसर का काम था गांव में फैल रहे भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की जांच करना। सुमित ने उससे कहा था, साहब, आप सिर्फ इतना कीजिए कि सेठ के लालच को उजागर कर दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अफसर मुस्कुराया। बहुत समझदार आदमी हो सुमित, तुम्हारी हिम्मत ही इस गांव को बचाएगी। गांव के चौपाल पर सब इकट्ठे थे। अफसर पानी का व्यापारी बनकर बोला, मैं सुमित के कुएं का पानी खरीदना चाहता हूं। अगर पानी अच्छा लगा तो मैं बड़ा ठेका दूंगा। सेठ तुरंत बीच में बोल पड़ा, व्यापारी जी, यह आदमी तो अनपढ़ है। आप इस पर क्यों भरोसा करेंगे? मैं आपको 2 गुना पैसा दूंगा। बस सौदा मुझसे कर लीजिए। लेकिन मैंने तो उसका पानी चखा है, उसका पानी अलग ही है। ठीक है, मैं 3 गुना दूंगा। बस यह सौदा मेरा कर दो। और देखो, ये मेरे आदमी हैं, इन्हें रिश्वत दे दो, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। इतना कहते ही अफसर ने अपनी जेब से छोटा कैमरा निकाला और बोला, बस यही मुझे साबित करना था। गांव वालों, देख लो, यह सेठ रिश्वत देने में भी माहिर है और गरीबों का हक भी मारता है। गांव वाले दंग रह गए। पुलिस उसी वक्त वहां आ पहुंची और सेठ के हाथ में पकड़ी रिश्वत की गड्डी देख सबूत इकट्ठा कर लिया। सेठ, अब तू सीधा जेल जाएगा। तेरे जैसे लोग ही गांव और देश को बर्बाद करते हैं। सुमित, मुझे माफ कर दे, यह सब मेरी गलती थी। सेठ, गरीब की आह लगती है। तेरी सजा अब अदालत ही तय करेगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सुमित का परिवार उसके गले लग गया और वे लोग सभी कोई खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर इंसान अपने हक के लिए हिम्मत और दिमाग से लड़ाई लड़े
तो बड़ी से बड़ी बुराई और अन्याय को भी हराया जा सकता है।